नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट गणित पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। गणित पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 13वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में वैन हिल सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही है। तो वैन हिल ने एक सिद्धांत दिया था जिसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि बच्चे किस प्रकार से ज्यामिति को सीखते हैं, पहले ज्यामिति को किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से अवलोकन करते हैं, किस प्रकार से विश्लेषण करते हैं, और ये सभी चीज़ें उन्होंने चरण दर चरण बताई थी। ठीक है, तो इसमें जो पहला स्टेप होता है कि बच्चे जो आकृति देखते हैं उनके भुजाओं के आधार पर या फिर उनके बनावट के आधार पर पहचान कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक चतुर्भुज है, आयत टाइप का है, ये एक चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों में चार भुजाएं हैं। तो पहला जो चरण होता है जिसमें बच्चा आकृतियों को उनकी बनावट के आधार पर, उनके दिखावट के आधार पर, उनके भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कर पाता है। तो जब पहले स्तर पर बच्चा होगा, यानी पहचान करना यानी कि दृश्यीकरण स्टेज पर जब बच्चा होगा, तो इन दोनों में अंतर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसे ये पता है कि इसमें भी देखिए चार भुजा है और इसमें भी देखिए चार भुजा है। तो वो सिर्फ बनावट और दिखावट के आधार पर अंतर कर रहा है, और बनावट और दिखावट के आधार पर दोनों में चार भुजा हैं, इसलिए दोनों को एक ही मानेगा, दोनों को चतुर्भुज मानेगा। और इसी प्रकार से बच्चा इसको बनावट या फिर दिखावट के आधार पर या फिर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज मानेगा। लेकिन ध्यान से समझिएगा, ये पहले स्टेज में हो रहा था, लेकिन जब बच्चा दूसरे स्टेज में जाएगा यानी विश्लेषण स्टेज में जाएगा तो उसमें क्या होता है, अब बच्चा बनावट और दिखावट के साथ साथ गुणों के आधार पर भी वर्गीकरण करना सीख जाता है। गुणों के आधार पर कैसे? ये आयत का गुण है, आयत की प्रॉपर्टी है कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और ये वर्ग की प्रॉपर्टी है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो अब बच्चा गुणों को भी जान चुका है, यानी कि पहचान स्टेज में जब था, दृश्यीकरण स्टेज में जब बच्चा था, तो केवल दिखावट, बनावट या फिर उसकी आकृति के आधार पर वर्गीकृत कर पा रहा था। और अगले स्टेज में जब गया यानी कि विश्लेषण स्टेज में, तब वहां पर बच्चा गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाया कि अब बच्चा इस वर्ग में और इस आयत में अंतर समझ पाएगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत की सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार से देखिए, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, और एक और त्रिभुज बच्चे को बताया गया समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है। तो अब बच्चा इनको गुणों के आधार पर दोनों त्रिभुज में अंतर कर पाएगा। तो पहला स्टेज होता है दृश्यीकरण, दूसरा होता है गुणों के आधार पर विश्लेषण, यानी कि विश्लेषण स्टेज। देखिए, अब दो ही हमें केवल मान लीजिए पता है तो भी आप अपना उत्तर निकाल लेंगे। पहला तो पहचान करना हो जाएगा, और दूसरे स्तर पर आता है विश्लेषण। इसमें देखिए, इसमें विश्लेषण तीसरे स्तर पर बताया गया तो गलत हो गया। इसमें देखिए, इसमें विश्लेषण पहले स्तर पर बताया गया तो गलत हो गया। इसमें देखिए पहले पर बताया गया तो गलत हो गया। तो हमें ऑप्शन नंबर 2 ही केवल यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, जो कि सही क्रम को दिखाता है। इसके बाद क्या होता है, संबंध बनाना। संबंध बनाने में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आयत था और ये वर्ग है, तो बच्चा अब समझ पाएगा कि अगर इसकी आयत की लंबाई चौड़ाई के बराबर हो जाए तो ये एक वर्ग का रूप धारण कर लेगा, यानी दोनों के बीच क्या रिलेशन हो सकता है, बच्चा अब इसको समझ जाता है। इसके बाद से आता है निगमन। निगमन में क्या होता है कि बच्चा इसके जो आयत की लंबाई है, दो गुणे आयत का परिमाप होता है, जो दो गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये सूत्र कहाँ से आया, इन सूत्रों के बारे में बच्चा समझने लगता है। और अंत में स्वयं सिद्धता आता है। स्वयं सिद्धता यानी कि बच्चा अब अपने हिसाब से आकृतियों को के बारे में विश्लेषण करने लगता है। ठीक है, अभी तक तो ये जो विश्लेषण था इसके पहले वाला, ये अभी तक जो प्रेजेंस में एक तरीके से जो नियम है उसके आधार पर हो रहा था, लेकिन स्वयं सिद्ध में बच्चा अपना खुद का नियम बनाने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही क्रम है, विकल्प नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। निगेटिव वाला हमसे पूछा गया। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। यह दिक् स्थान, परिमाण और माप का विज्ञान है। बिल्कुल सही बात है। परिमाण यानी कि हम लोग उसके नंबर्स की बात कर रहे हैं, और माप में भी नंबर आएगा। तो गणित में क्या होता है, हम लोग अंकों में ही डील कर रहे होते हैं। और दिक् स्थान की जहाँ तक बात है, तो ये एक तरीके से जिस प्रकार से हम लोग विभिन्न आकृतियों के परिमाप की, विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल की बात कर रहे होते हैं, विभिन्न आकृतियों के आकार की बात कर रहे होते हैं, तो ये पोजीशन से संबंधित है, दिक् स्थान से। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, गणितीय ज्ञान सटीक, व्यवस्थित और तार्किक होता है। बिल्कुल सही बात है। जो भी गणित में हम नियम पढ़ रहे हैं या फिर सीखे हुए हैं, उन सबको हम तर्क के आधार पर उसका एक तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, और ये सभी व्यवस्थित होती हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले आपको एक तरीके से ज्यामिति का ही अगर वैन हिल के सिद्धांत से आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सीधे अंतिम चरण में चले जाएंगे,
स्वयं सिद्धता वाले। सबसे पहले आप आकृतियों को देखना शुरू करते हैं, देख करके समझना शुरू करते हैं उसके बनावट के आधार पर, उसके दिखावट के आधार पर। तो ये सब कुछ व्यवस्थित होता है, एक क्रम में होता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तीसरा देखिए, गणितीय भाषा अच्छी तरह से परिभाषित और स्पष्ट है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, गणित का जो लैंग्वेज होता है वो आप हिंदी और इंग्लिश में जो लैंग्वेज पढ़े उसे थोड़ा सा एक तरीके से अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि गणितीय जो चीजें हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसकी जो भाषा होती है वो एक तरीके से सही से स्पष्ट करनी पड़ती है गणित के समस्याओं को, जो इबारती वाले प्रश्न होते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसकी भाषा जो होती है वो बिल्कुल स्पष्ट होती है। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, गणित में सभी प्रमेय और अभिग्रहित प्रमाणिक तथ्य हैं। अभिग्रहित का मतलब क्या होता है? देखिए, जो कुछ भी ऐसा चीज, जो कुछ भी जिसका खुद प्रमाण नहीं है लेकिन उसे माना जाता है कि हाँ ये ठीक है, लेकिन उसका कोई भी सत्य वाला प्रमाण नहीं है, यानी कि उसका कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, उसे हम लोग अभिगृहित कहते हैं। तो ये खुद ही अपनी परिभाषा में कहता है कि इसका कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। तो आप इसे कैसे कह सकते हैं कि इसका प्रमाणिक तथ्य है? यानी कि जब इसका प्रूफ नहीं है तो ये प्रमाणिक भी नहीं माना जाएगा, प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाएगा। इस वजह से ये निगेटिव है, और चूंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक गणित की परीक्षा में सुश्री फातिमा ने एक प्रश्न सम्मिलित किया, यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो संख्याएं क्या हैं? यह एक उदाहरण है। किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है ये हमसे पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 17 है तो वो दो संख्याएं क्या हो सकती हैं? देखिए, अगर मैं 1 मानूं तो दूसरी संख्या 16 हो जाएगी, अगर 2 मानूं तो दूसरी संख्या 15 हो जाएगी, अगर 3 मानूं तो तीसरी संख्या 14 हो जाएगी। इसी प्रकार से अनंत उत्तर हम लोग निकाल सकते हैं। ये तो हो गया पूर्णांक की बात। अगर मैं पहले पॉइंट को पहले अंक को 0.5 मानूं तो दूसरा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि 16.5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 17 होना चाहिए। इसी प्रकार से दशमलव में भी, भिन्न में भी सब अलग अलग अनंत संख्याएं हो सकती हैं जिनका योग 17 होगा। तो ऐसा कोई भी प्रश्न जिसके एक से ज्यादा उत्तर संभव हैं, जिसमें बच्चा अपने मौलिक विचारों का प्रयोग करते हुए अलग अलग उत्तर निकालने की संभावना रखता हो, उसे हम लोग खुले सिरे वाला प्रश्न कहते हैं। जैसे कि एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि भारत की राजधानी क्या है, तो प्रत्येक बच्चे का उत्तर कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक ही उत्तर संभव है ही। तो एक ऐसा प्रश्न जिसके केवल एक ही उत्तर संभव होते हैं उसे हम लोग बंद सिरे वाला प्रश्न बोलते हैं, और कोई एक ऐसा प्रश्न जिसके अनेकों उत्तर संभव है, अनंत उत्तर संभव है, उसे हम लोग खुले सिरे वाला प्रश्न बोलते हैं। और ये जो 17 का योग बोला गया है, यहां पर कहीं से भी आपको बाउंड नहीं किया गया है कि संख्याएं पूर्णांक हैं, दशमलव में है या फिर भिन्न में है। तो यहां पर इस प्रकार की अनंत संभावनाएं बन सकती हैं। अगर हम लोग पूर्णांक को भी ले लें, दशमलव को भी ले लें, भिन्न संख्या को भी ले लें, तो अनंत संभावनाएं बन सकती हैं। तो यानी एक प्रश्न के अलग अलग उत्तर आने की संभावना है। तो इसे हम लोग खुले सिरे वाला प्रश्न बोलेंगे, जिसे एक और नाम से जानते हैं मुक्त सिरे वाला प्रश्न। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। यहां पर देखिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प को चुनना है। पहला दिया गया है मानदंड संदर्भित आकलन। मानदंड संदर्भित आकलन क्या होता है, पहले इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। मानदंड के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि एक, जैसे आप अपनी फाइनल परीक्षा में जब सम्मिलित हुए होंगे हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, तो उस समय एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होता था किसी भी सब्जेक्ट में कि अगर आप 33% या फिर उससे ज़्यादा पाए हैं तो आप पास माने जाएंगे, और अगर आप 33% से कम पाए हैं तो आप फेल माने जाएंगे। यानी कि वो थ्रेशोल्ड वैल्यू जिसके ऊपर वाला बंदा पास है और उसके नीचे वाला बंदा फेल है, उसे हम लोग मानदंड संदर्भित आकलन कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक वैल्यू सेट करके दी गई है, एक बैरियर सेट कर दिया गया है, इसके ऊपर वाले पास और इसके नीचे वाले फेल। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों को किसी मापदंड के आधार पर मूल्यांकन करता है। यह बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। अब यहां पर मापदंड क्या हो गया? मापदंड का मतलब कि आपका वो क्वालिफाइंग मार्क्स, आपका वो पासिंग मार्क्स जो आपके हाई स्कूल में 33% होता था किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर 30% या फिर जितना भी हो, जो एक वैल्यू सेट कर दी गई है, जो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, उसी को मापदंड कहा जा रहा है कि इसके ऊपर अगर आप पाए हैं तो पास हैं और इसके नीचे अगर आप पाए हैं तो फेल है। उसी पर बोला जा रहा है कि किसी मापदंड के आधार पर मूल्यांकन होता है। तो यही मापदंड हो गया, इसके आधार पर बच्चे का मूल्यांकन होगा कि आप पास हैं या फिर फेल हैं। ठीक है, तो यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है। दूसरा कहा जा रहा है कि मानक संदर्भित आकलन। अब मानक संदर्भित आकलन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एक कक्षा में, आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे के लिए एक ही तरीके से आकलन किया जा रहा है। तो कैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जो बच्चा सुन नहीं सकता, क्योंकि समावेशी कक्षा है तो एक ही कक्षा में अलग अलग अधिगम विकार से जूझ रहे बालक भी होंगे, अलग अलग शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे बालक भी होंगे, तो उसमें दृष्टिबाधित बालक भी होगा और श्रवण बाधित बालक भी होगा। तो कैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वाइवा के माध्यम से आप अगर मूल्यांकन करना चाहे तो सबका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो श्रवण बाधित है, जो सुन नहीं सकता, वो आपके प्रश्नों को
को सुन करके उसका जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो प्रश्नों को ही नहीं सुन पा रहा है, क्योंकि वो श्रवण बाधित है। और एक ऐसा बंदा जो कि दृष्टि बाधित है, वो अगर आप मानक तय कर दें कि पेपर पेंसिल के माध्यम से ही सबका परीक्षा होगा, तो कैसे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो पेंसिल पेपर के माध्यम से लिखित परीक्षा का आयोजन करते हुए उसको उत्तर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो देख ही नहीं सकता, तो लिखेगा कैसे? तो इसलिए जो मानक संदर्भित आकलन होता है वो सबके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात कर रहे हैं, इसलिए सबकी जरूरतें अलग अलग हैं और उनके जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही बच्चे का आकलन होना चाहिए। तो मानक संदर्भित आकलन के बारे में क्या कहा गया, आगे पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है मानक संदर्भित आकलन नैदांतिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। तो ये विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है, ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि नैदांतिक परीक्षण को इंग्लिश में डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं और उपचारात्मक शिक्षण को अंग्रेजी में रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। अब मान लीजिए एक चैप्टर, एक कॉन्सेप्ट बच्चे को आपने बताया कक्षा में, और कक्षा समावेशी कक्षा है, तो मान लीजिए अब बच्चे का मूल्यांकन करना है कि बच्चा कॉन्सेप्ट को सीखा है अथवा नहीं सीखा है, और आप ये रिजिड है कि हम सबका स्टैंडर्ड तरीके से ही आकलन करेंगे। आप सबसे प्रश्न पूछ रहे हैं मौखिक तौर पर, तो जो श्रवण बाधित है वो आपके प्रश्नों को सुन ही नहीं रहा है, तो आपके प्रश्नों का जवाब कैसे दे पाएगा? यानी आप मूल्यांकन कर ही नहीं पाएंगे कि वो कॉन्सेप्ट सीखा है या नहीं। और अगर आप ये तय कर लें कि मैं मौखिक तरीके से नहीं, लिखित परीक्षा के माध्यम से सभी बच्चों का मूल्यांकन करूंगा, तो इसमें जो दृष्टिबाधित बालक है वो प्रतिभाग नहीं कर पाएगा और उसका एक तरीके से डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं हो पाएगा। और इसी प्रकार से जब उपचारात्मक शिक्षण की बात करते हैं, तो एक बार डायग्नोस्टिक टेस्ट मान लीजिए हो गया, उसके बाद से जिस बच्चे को समस्या आ रही है उसको रेमेडियल टीचिंग दिया जाता है। तो इसी प्रकार से अगर आप मौखिक तरीके से पढ़ाएंगे तो जो श्रवण बाधित है वो नहीं सुन पाएगा, और अगर आप लिखित तरीके से पढ़ाएंगे ब्लैक बोर्ड पर देख करके, तो उस हिसाब से जो दृष्टि बाधित है वो नहीं समझ पाएगा, नहीं देख पाने की वजह से। ठीक है, तो जो नैदांतिक यानी डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग होता है, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग होता है, वो मानक नहीं होना चाहिए, मानक संदर्भित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रत्येक बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए अलग अलग होना चाहिए, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग होना चाहिए। तो यह विकल्प निगेटिव है, क्योंकि यह बता रहा था कि मानक संदर्भित आकलन नैदांतिक और उपचारात्मक के लिए उपयोगी है, तो यह उपयोगी नहीं है, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि केवल विकल्प ए सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका देखिए, केवल कथन ए सही है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय तर्कणा यानी कि विवेचना है, इसलिए उसके पास होगी। अब बच्चा जो है वो गणितीय तर्कणा यानी विवेचना कर सकता है, तो उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कौन सा क्वालिटी होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि सही गणितीय सूत्रों को याद करने की क्षमता, रटना याद करना ये हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, त्रुटिहीन गणना करने की क्षमता। अब जब बच्चा यहाँ पर तर्क कर सकता है तो फिर त्रुटि क्यों करेगा, त्रुटि तो करेगा नहीं, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, परिभाषा को पुनः स्मरण करने की क्षमता, तो रटना, पुनः स्मरण करना, ये सभी वर्ड्स निगेटिव होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा देखिए, तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता। जब वो तार्किक तौर पर सोच पा रहा है तभी तो वो विवेचना कर पा रहा है या फिर हाइपोथेटिकली चीजों को सोच पा रहा है, तर्क कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोठारी आयोग 1964 से 1966 के अनुसार कौन सा विकल्प सही है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि प्रत्येक छात्र गणित में अमूर्तता नहीं समझ सकता, अतः कक्षा 8वीं के बाद इसे वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक बच्चा अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता और इसलिए 8वीं के बाद गणित पढ़ाने की बात की जा रही है, तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, गणित छात्रों में विश्लेषणात्मक तर्क, चिंतन, आत्मविश्वास और मनोभाव को विकसित करता है। ये विकल्प आंशिक तौर पर करेक्ट है। आंशिक तौर पर मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखिए मनोभावों की बात की गई है, यानी इमोशंस की बात की गई है, मन के भावों की बात की गई है। तो गणित हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता या फिर उसको विकसित नहीं करता है, इस वजह से ये निगेटिव माना जाएगा। और वैसे भी ये स्टेटमेंट कोठारी आयोग का नहीं है, इसलिए इसे गलत ही माना जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा विकल्प कहते हैं कि यह केवल कल्पना है कि गणित छात्रों में मानसिक कौशल, अनुशासन, सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करता है। देखिए, केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से ये जितने भी वर्ड होते हैं ये निगेटिव माने जाते हैं। अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया तो ये कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, विकल्प गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए जो कि सामान्य शिक्षा का हिस्सा हो। बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, कोठारी आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या ज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर हमसे यह पूछा जा रहा है, चारों विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कि डायरेक्टली नंबर से जुड़ा हुआ नहीं है, उससे संबंधित नहीं है। ठीक है, पहला दिया गया पंक्तिबद्धता, यानी कि
अगर मैं इस प्रकार से पंक्ति वाइज बच्चों को खड़ा करूं तो यहां पर पंक्ति में आप कितने बच्चे हैं, जाहिर सी बात है एक पंक्ति में अब ऐसा नहीं है कि 100 बच्चों को खड़ा कर देंगे और दूसरे पंक्ति में 5 बच्चों को खड़ा करेंगे, यानी किसी ना किसी एक लगभग बराबर पंक्तियों में बच्चों को आप खड़ा करेंगे। तो लगभग बराबर आप कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है काउंट ही करेंगे। तो काउंट करना यानी सीधे तौर पर यहां पर संख्या आ रहा है, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया था। दूसरा देखिए पदानुक्रम समावेशन। पदानुक्रम समावेशन का मतलब क्या होता है पद के एक पद के बाद अगला पद के बाद अगला पद। जैसे कि अगर मैं एक बोलूं तो एक में अगर एक जोड़ दे तो 2 मिल जाएगा, 2 में अगर अगला एक और जोड़ दूं तो 3 मिल जाएगा। इसे हम लोग पदानुक्रम समावेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी नंबर्स की बात करता है, संख्या की बात करता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए वर्गीकरण की बात की गई है। वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन की जा रही है किस बेस पर, नंबर्स के बेस पर। जैसे कि फर्स्ट की हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, जिस प्रकार से कक्षा में बच्चे परफॉर्म कर रहे होंगे उसके हिसाब से वर्गीकरण के सेंस में ये है। तो यहां पर वर्गीकरण गलत मत मानिएगा कि बंटवारा करने की बात की जा रही है। यहां पर अंकों से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया है कि क्या इसमें अंकों का ज्ञान शामिल है, बिल्कुल शामिल है। आप जब नंबरिंग करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तो उसमें नंबर्स तो आते ही है ना, ये पहला दूसरा तीसरे पोजीशन पर चौथे पोजीशन पर, उस सेंस में आया हुआ है। तो ये भी विकल्प नंबर से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए आत्मकेंद्रित। आत्मकेंद्रित ये जीन पियाजे का टर्म है। उन्होंने बताया था कि बच्चे ईगो सेंट्रिक होते हैं, कि जिस प्रकार से जीन पियाजे ने बच्चों को जब एक कमरे में बंद कर दिया तो उन्होंने ये देखा कि कमरे में एक साथ होने के बावजूद भी सभी बच्चे केवल अपने से बातचीत कर रहे थे, अपने में बातचीत कर रहे थे। इसी को उन्होंने आत्मकेंद्रिता कहा था। और ये संख्या से जुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि बच्चे अपने में लीन थे, ना कि संख्या की बात कर रहे थे। तो ये संख्या से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। और यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा संख्या ज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है, तो यही विकास से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था गणितीय भाषा सहायक होती है। गणितीय भाषा किसमें सहायक होती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में, बिल्कुल सही बात है। गणित की जो भाषा होती है यानी जो इबारती वाले प्रश्न होते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों को हिंट दे रही होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के संदर्भ में। तो निश्चित तौर पर जब बच्चों को हिंट दे रही है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्योंकि उसी की भाषा को पढ़ करके हम लोग पूरे समस्या को समझ रहे होते हैं और समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जो गणित की भाषा है वो कहीं ना कहीं समस्या समाधान कौशल को विकसित करती है। ये पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए संप्रेषण और वाचन कौशल को विकसित करने में, ये निगेटिव है। क्यों? क्योंकि गणित में जो इबारती वाले प्रश्न है वो आपको आपके डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप नहीं करेंगे। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल जब हम लोग किसी भाषा में, जिस भाषा को हम लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जब तक उसका आप दैनिक जीवन में उपयोग नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तब तक आप उसमें संप्रेषण में दक्ष नहीं हो सकते। केवल गणित के इबारती वाले प्रश्नों के आधार पर आप संप्रेषण या फिर कम्युनिकेशन स्किल हासिल नहीं कर सकते। ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए तार्किक विवेचन कौशल को विकसित करने में, बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग इबारती वाले प्रश्नों को पढ़ते हैं तो उसमें तर्क लगा करके हम चीज़ों को समझ रहे होते हैं कि इसमें ये किस चीज़ का वैल्यू दिया गया है, उसमें तर्क ही तो है। यानी चीज़ों का विवेचन करके तार्किक तौर पर हम लोग चीज़ों को पहले डिफाइन कर रहे होते हैं कि क्या क्या वैल्यू दी गई है, और उसके बाद से हम लोग तर्क करके कि कौन सा इसमें फॉर्मूला लगेगा, उस फार्मूले को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद से एक निश्चित रिजल्ट पर पहुंच रहे होते हैं। तो तार्किक कौशल को भी विकसित करने में मदद करेगा। ये भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी कि विकल्प कौन कौन सा सही होगा, ए और सी। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है, ए और सी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एक कक्षा 2 के छात्र को जब 56 में 42 जोड़ने के लिए दिया गया तो हल करने के लिए कहा गया, तो उसने इसे निम्न प्रकार से हल किया। देखिए 56 में 42 जोड़ना था तो इसने क्या किया कि 56 को 2 भागों में तोड़ दिया। एक तो 50 + 6 और 42 को 2 भागों में तोड़ दिया, 40 + 2, और इसने अरेंज करके इस प्रकार से लिख दिया। और 50 में 40 जोड़ करके 90 कर दिया और 6 में 2 करके 8 कर दिया और टोटल 98 आ गया। यानी कि बच्चे को योग का नियम पता है, वो सही उत्तर तक पहुँच पा रहा है, सही बिल्कुल सही उत्तर तक पहुँच पाया है। ठीक है, तो अब हमसे यह पूछा जा रहा है कि एक गणित अध्यापक के रूप में आपकी इस छात्र के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि छात्र को प्रश्न हल करने के लिए अपनी स्वयं की रणनीति अपनाने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। यह विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा अपनी खुद की विधि से, खुद की रणनीति से प्रश्न को सॉल्व कर रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बच्चा क्रिएटिव है। वो अल्टरनेट मेथड्स को भी सर्च कर रहा है, खोज रहा है अपने अन्वेषण के माध्यम से, खोजी प्रवृत्ति के माध्यम से,
और वो नए नए विधियों का प्रयोग कर रहा है गणित के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, तो ये अच्छी बात है कि बच्चा क्रिएटिव है। अब जब आप उसे हतोत्साहित करेंगे अपने स्वयं की रणनीति को ना अपनाने के लिए, तो वो क्रिएटिव जो चीजें कर पा रहा है वो नहीं कर पाएगा, इसलिए ये से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, छात्रों को डांटना, क्योंकि यह प्रक्रिया स्तंभ विधि से योग को सीखने में सहायता नहीं करती। स्तंभ विधि क्या होता है? जैसे कि स्तंभ विधि देखिए 56 में बच्चे को 42 में जोड़ना था, तो ये स्तंभ विधि यानी कॉलम एक के नीचे एक अंक लिख करके इकाई के नीचे इकाई वाला, देखिए ये इकाई था तो इकाई के नीचे इकाई वाला, और ये दहाई का अंक था तो दहाई के नीचे दहाई अंक वाला, इसको लिख करके जोड़ने की बात की जा रही है। तो ये भी निगेटिव है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा अपनी विधि का प्रयोग कर पा रहा है, खुद के नए तरीके का प्रयोग कर पा रहा है, तो ये बच्चे को क्रिएटिव बनाएगा और आप इसके लिए डांट नहीं सकते, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, छात्र को निर्देश दे कि वे देखें कि अन्य छात्रों ने समस्या कैसे हल की है और उसे सहायता लेकर समस्या का सही विधि से हल करें। देखिए यहां पर विधि इंपॉर्टेंट नहीं है, किस प्रोसेस से आपने प्रश्न को सॉल्व किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और बच्चा बिल्कुल सही उत्तर तक पहुंचा है, यानी कि यहां तक देखिए जोड़ों को जो भी योग की प्रक्रिया उसने बिल्कुल सही किया है, यानी बच्चे को योग आता है। और अगर बच्चा अपनी कोई मेथड यूज कर रहा है तो ये पॉजिटिव चीज है, ना कि निगेटिव, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, छात्र की प्रशंसा करें कि उसने प्रश्न को हल करने के लिए वैकल्पिक रणनीति का उपयोग किया, क्योंकि उससे रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन में वृद्धि होगी। बिल्कुल सही बात है, रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग की बात की जा रही है। तो जब बच्चे का आप कक्षा में प्रशंसा करेंगे तो अन्य बच्चे भी इससे मोटिवेट होंगे कि हाँ मैं भी अपनी अलग विधि या फिर एक तरीके से किस प्रकार से नई नई तरीकों से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे बच्चे का जो माइंड होगा वो ओपन होगा और वो आउट ऑफ बॉक्स जाकर के सोच रहा होगा, यानी कि एक तरीके से खुले सिरे वाले प्रश्नों के टाइप के उत्तर वो सोच रहा होगा। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव और यही हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सहयोगिक और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करता है? सहयोगिक का मतलब एक दूसरे का हेल्प करते हुए, और सक्रिय अधिगम यानी बच्चा खुद एक्टिव है चीजों को सीखने के संदर्भ में, यानी खुद करके सीख रहा है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है, प्रत्येक छात्र को गणितीय खेल और पहेलियां उपलब्ध कराना और उन्हें उनके उत्तर को साझा करने के लिए कहना। तो यहां पर केवल उत्तर को शेयर किया जा रहा है, यानी कि जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के माध्यम से उस पहेली को या फिर उस गणितीय खेल को सॉल्व किया गया, उसकी बात ही नहीं की जा रही है, करके सीखने की बात ही नहीं की जा रही है। सिर्फ बच्चे रटे रटाए उत्तर निकाल रहे हैं और एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। तो ये बच्चे एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है। एक्टिव और सक्रिय तब माना जाता है जब बच्चा गतिविधि के माध्यम से या फिर एक तरीके से ग्रुप में, देखिए प्रश्न में हमसे क्या बोला गया था कि सहयोग करते हुए हमें होना चाहिए। तो यहां पर कोई भी सहयोग नहीं है, क्योंकि बच्चा इंडिविजुअली उसका उत्तर निकाल रहा होगा और दूसरे से शेयर कर रहा होगा। तो सहयोग की भावना नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प दिया गया है, छात्रों को निर्देश देते हैं कि वे प्रश्नों को हल घर पर करें और उसे अध्यापक के पास जमा करें। तो ये भी निगेटिव है, क्योंकि प्रश्न में हमसे सहयोगिक पूछा गया था। सहयोग की भावना तो तब होगी ना जब बच्चे ग्रुप में काम करेंगे। यहां बच्चा इंडिविजुअली घर पर प्रश्नों को सॉल्व कर रहा है और स्कूल में कॉपी ला करके बस जमा कर रहा है, तो इसे सहयोगिक नहीं बोलेंगे, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षक 2 अंकों वाली संख्याओं के गुणन की प्रक्रिया शेयर यानी कि साझा करते हैं और छात्रों को उसी प्रकार के प्रश्नों को अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब बच्चे को एक प्रोसेस बता दिया गया और उसी प्रोसेस को देखिए उसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यानी एक ही विधि से एक ही प्रकार के प्रश्नों का बार बार रिपीटेशन, ये ड्रिल बोला जाएगा। और ड्रिल हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, आप मशीन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, छात्र कक्षा में विचार विमर्श द्वारा विकसित मापदंडों के आधार पर आकृतियों का वर्गीकरण करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पर बच्चे विचार विमर्श कर रहे हैं, यानी कि ग्रुप में काम कर रहे होंगे, ग्रुप में एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे होंगे। तो ग्रुप में काम करना यानी सीधे तौर पर सहयोग की भावना, सहयोगिक हो गया। और यहां पर देखिए सक्रिय अधिगम का मतलब क्या होगा, बच्चे खुद करके अपने ज्ञान की रचना कर रहे होंगे, यानी कि जो मापदंड है, जो भी पैमाना तय किया गया होगा, उसके आधार पर आकृतियों को यानी ज्यामिति को वर्गीकरण कर रहे हैं, यानी वर्गीकरण बांटने में वो कहीं ना कहीं सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, गणित पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।